Thrilled to welcome you all. Thank you for joining this insightful session. आज हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 को एक बर्ड्स आई व्यू से देखेंगे, यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू, लेकिन एकदम कंसाइज स्टाइल में। बिफोर वी डाइव इन, एक छोटा सा सवाल: हाउ मेनी ऑफ अस हैव फेल्ट दैट द ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाज गेटिंग टू कॉम्प्लिकेटेड विद एंडलेस अमेंडमेंट्स? वेल, बिल्कुल। आफ्टर 60 इयर्स ऑफ कंटिन्यूस पैचवर्क हमारे टैक्स लॉ की किताब काफी मोटी हो गई थी। सोचा गया कि इसको थोड़ा सा डाइट पे डाल देते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ सिंप्लिफिकेशन एंड रीराइट वाज लॉन्ग ड्यू। सबसे पहले वील डिस्कस व्हाई दिस न्यू एक्ट वाज नीडेड एंड व्हाट इट एम्स टू अचीव। देन आई हाईलाइट की स्ट्रक्चरल चेंजेस, कैसे पुराने एक्ट को रीऑर्गेनाइज किया गया है। We'll also do a fun old versus new act section comparison with some mnemonics to remember the transitions. And हाँ, we'll keep it witty and interactive throughout, क्योंकि टैक्स लेक्चर्स थोड़ी फन के बिना काफी ड्राई हो सकता है, राइट? Finally, very important, we'll talk about professional opportunities for all CAs and finance professionals in this new tax regime. ये सिर्फ लॉ का चेंज नहीं है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू शाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, व्हाई डिड वी इवन नीड द इनकम टैक्स एक्ट 2025? कुछ लोग पूछते हैं, आईटी एक्ट 1961 में क्या प्रॉब्लम थी, इतने साल चला, फिर अब क्यों रिप्लेस करना है? वेल, इमेजिन अ कार फ्रॉम 1961, भले ही एम्बेसडर कितनी भी रिलायबल थी, बट आफ्टर 60 years, won't you want a swanky new model? The old act served us well, but it became bloated and cumbersome. There were over 800 sections with many confusing subsections like 115 BBD, 35 AD, thanks to the decades of patchwork amendments. क्योंकि कोई भी नया अमेंडमेंट लेके आना होता था तो 35A, AB, BA, AC, SAT, CCF ऐसे करके इनको इंसर्ट करना पड़ता था। देयर वाज नो स्पेस टू ऐड मोर सेक्शन नंबर्स इन दैट एक्ट। सो यही प्रॉब्लम थी, और इस कारण जो 298 सेक्शंस थे वो एसेंशियली 800 प्लस सेक्शंस में कन्वर्ट हो गया था, बिकॉज ये सब सेक्शंस भी एक तरीके से सेक्शंस था। ओवर टाइम मोर देन 5000 अमेंडमेंट्स हुए। रिजल्ट, द लॉ टर्न्ड इनटू अ मेज ऑफ प्रोविजोस एंड एक्सप्लेनेशंस। मुझे याद है सेक्शन 1023C डीलिंग विद चैरिटेबल ट्रस्ट हैज 24 प्रोविजोस एट वन पॉइंट। फाइंडिंग क्लैरिटी इन दैट वाज जैसे दिल्ली की पुरानी गलियों में रास्ता ढूंढना, अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। मेनी प्रोविजंस बिकेम रिडंडेंट और इनऑपरेटिव, लेकिन फिर भी एक्ट की किताब में चिपके हुए थे, एडिंग टू द बल्क। फॉर एग्जांपल, सेक्शन 11(1)(a) on certain capital gains for charities was obsolete, has now been removed. So नया एक्ट का प्राइमरी गोल was to clean up and streamline. Simplification was the mantra. लैंग्वेज को सिंपल बनाना, रिडंडेंट लॉस को निकालना और स्ट्रक्चर को लॉजिकल बनाना। The lawmakers wanted a law that is easier for professionals and the public to understand. And honestly, हम सब टैक्स प्रोफेशनल्स को भी इससे फायदा होगा। Fewer convoluted cross references, more straightforward provisions. Clarity means less time searching and more time solving. कितने लोगों ने कभी क्लाइंट्स को notwithstanding anything contained in clause 2 of subsection 3 of 245A जैसे complicated लाइन समझाने की कोशिश की है? Wouldn't it be nice if the law just spoke human language? Good news, Income Tax Act 2025 does exactly that. We'll see how in a moment. Picture the old act as a library with books scattered in no particular order and some books having suffix titles. काफी confusing था। The Income Tax Act 2025 reorganized everything systematically. Basically कुछ change नहीं किया है, बस old wine in new bottle है, but provisos हटा दिए, explanations हटा दिए हैं, सब sections को नए sections में convert कर दिया है। जो British टाइम की English थी उसको convert करके normal English में convert किया है। tabular forms लेके आए हैं, like in TDS sections, एक ही section हो गया है 393। तो जैसे नो मोर सेक्शंस 14A, 14B, 115JB, JBBA टाइप नंबरिंग। अब हर सेक्शन को एक प्रॉपर नंबर मिल गया, 1 से लेकर 536 तक, 536 तक सीक्वेंशियली। तो पहले हम जिसे हम ATC कहते थे, नाउ दैट्स सिंपली 123 इन द न्यू एक्ट। ऑल दोस कैपिटल A, B, C appendices have been folded into the main sequence. The total count of sections दिखाता है ज्यादा, बट एक्चुअली कंटेंट कोलैप्स किया गया। इट्स लाइक रीऑर्गेनाइजिंग अ मेसी ऑफिस। पहले 700 फाइल्स इधर-उधर तितर-बितर थे, अब 536 नीटली लेबल रखे हैं। वैसे 700 नहीं थे, आई थिंक 800 प्लस थे। चैप्टर्स का स्ट्रक्चर सेम 23 चैप्टर्स है फॉर फॉर्मेलिटी, बट शेड्यूल्स बढ़ गए फ्रॉम 14 टू 16, क्योंकि काफी कंटेंट जो पहले सेक्शंस में था अब शेड्यूल्स में शिफ्ट किया गया फॉर क्लैरिटी। रिडंडेंसीज हटा दी गई हैं, अराउंड 300 ऑब्सोलीट प्रोविजंस को हटा दिया है। वेल टैक्स रेफरेंसेस, इनकम टैक्स और प्रोविजंस दैट नो लॉन्गर हैड एनी इफेक्ट हैव ऑल बीन क्लीन्ड आउट। तो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज ये है कि लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया गया है और एक प्रॉपर सीक्वेंस लेके आए हैं। प्रोविजंस का फ्लो ज्यादा लॉजिकल है। रिलेटेड थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर लॉजिकली, जिससे सैलरी के सारे रूल्स एक ही चैप्टर में मिलेंगे rather than scattered, and complex legalese language has been toned down. Law is written in plainer English, not British English. The famed word notwithstanding is largely replaced by simple irrespective. Well, that's a refreshing change. Notwithstanding करते करते हम सबका दिमाग घूम जाता था. Now it reads more naturally, irrespective of anything in section so and so, much easier on the brain. Does anyone miss the old Victorian style language? No. Nah, we are happy to move on. Trust me, the act is easier to read, which means it's easier to explain to client and the management. ये एक चेंज है जो सबको बहुत पसंद आएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स ईयर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर वर्सेस असेसमेंट ईयर का जो कंफ्यूजन था उसको गुड बाय कह दिया गया है। द न्यू एक्ट सेज टैक्स ईयर पीरियड 12 मंथ का पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ईच ईयर, बस अब उसी को रेफर करेंगे फॉर इनकम अर्निंग एज वेल एज टैक्सिंग। इन द ओल्ड सिस्टम, फॉर एग्जांपल, FY 25-26 वाज अ पीरियड ऑफ अर्निंग एंड AY 26-27 वाज अ पीरियड ऑफ असेसमेंट। स्टूडेंट्स, क्लाइंट्स, इवन सीजन्ड प्रोफेशनल्स कभी-कभी कंफ्यूज हो जाते थे और फॉर्म्स में गलत भर देते थे। तो नो मोर ऑफ दैट। टैक्स ईयर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर सब एक है। इट क्लियरली मींस अप्रैल 26 से मार्च 27, दैट्स इट। तो कंप्लायंस इजी हो गया। चलिए थोड़ा कंटेंट की तरफ आते हैं। कैसे डेफिनेशंस और प्रोविजंस सिंप्लीफाई किए गए। वन मेजर एरिया इज रेजिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन 6 ओल्ड लॉ में द कंडीशंस फॉर एन इंडिविजुअल टू बी रेजिडेंट साउंडेड लाइक अ टंग ट्विस्टर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, और 60 डेज इन करंट ईयर एंड 365 डेज इन फोर प्रीसीडिंग ईयर अनलेस एक्सेट्रा। ओह गॉड, अब न्यू एक्ट में ये ही बात सीधे शब्दों में है। इफ यू आर एन इंडियन इन इंडिया 182 डेज इन द टैक्स ईयर, यू आर a resident. If not, then if you were 60 plus days in the current tax year and 365 plus days in the last 4 years,
तब जाके रेजिडेंट हो। और फिर एक्सेप्शंस क्लियरली लिखे हैं, जैसे इंडियन सिटीजन जो अब्रॉड जा रहे हैं फॉर जॉब एज अ क्रू ऑन इंडियनशिप, उनके लिए ये 60 डे वाला सेकंड टेस्ट अप्लाई नहीं हुआ होगा, but now it's stated that in one state sentence instead of confusing provisos, similarly Indians or PIOs visiting India with income over 15 lakhs get a 120-day threshold instead of 60. All of that now is neatly enumerated in simple points. In short, residential status के rules same ही है, लेकिन लैंग्वेज इतनी आसान है कि लॉ पढ़ते वक्त लगता है किसी ने कमेंट्री पहले से ही लिख दी. It's that clear. No double negatives, no cross-referencing to 5 different explanations. This helps avoid misrepresentation, misinterpretation. Another example, definition of relative. Old Act में confusion था, linear ascendant और descendant का मतलब maternal side include होता है या नहीं. Technically it always did, but लोग argument करते थे. New Act explicitly clarifies कि relatives includes both maternal and paternal side ascendants along with usual spouse, siblings, etc. छोटी सी tweak but बड़ी clarity. Provisos and explanations की तो बात ही अलग है. पहले हर दूसरे section के नीचे एक लंबी list of provisos होती थी, followed by multiple explanations. For instance, 1023C was proviso central. Now each proviso has been converted into a proper subsection or clause, so it reads sequentially. No need to hunt for that tiny footnote letter in a long paragraph. Explanations are either integrated into the section or grouped as interpretation in that chapter. The modern drafting style is a huge relief. और जैसे मैंने पहले कहा, आर्कियाक टर्म्स हट गए हैं. Herein after thereof aforementioned, अब शेक्सपियर की लैंग्वेज नहीं मिलेगी एक्ट में. Simple everyday words are used, making the law more accessible. Can you imagine reading tax law on your own and actually understanding it without needing an interpreter? बड़ा सुकून मिलेगा. I joke that the new act is like switching from Shashi Tharoor English to common man's English. But truly it's the tax law in simple English. Well, not English I'm speaking now, but a simpler English. All right. अब एक बहुत interesting structural change जो हम CS रोज फेस करते हैं, Section 10 के exemptions. Remember how Section 10 was like a Santa Claus bag full of goodies? It was a one-stop shop for incomes not included in total income, but reading it was tedious. हर clause की अलग condition, फिर उसके multiple provisos. All those exemptions have been plucked out of Section 10 and placed into Schedule 2 to 6. How does it work? Section 11 of the IT Act 2025 now simply says certain income shall not form part of total income, provided conditions in the relevant schedule are met. In Schedule 2, 3, 4, 5, 6, you'll find tables listing out those exempt incomes category wise. सारी details वहाँ हैं, जिसको जब apply करना हो directly schedule खोलो और देख लो conditions. For example, agricultural income, which was Section 10(1), will now be maybe in Schedule 2 as item 1. Gratuity exemption was Section 10(10) is now part of the salary chapter or in a schedule reference. Actually, काफी retirement related exemptions जैसे gratuity, leave encashment, etc. have been woven into the salary provisions for coherence. So no need to flip between Section 17 and Section 10 for exemptions. They are consolidated. ये scheduled approach का क्या फायदा है? It declutters the main text and puts all conditions in one place. It's like having an appendix where you can see exemption amount conditions in a tabular format. ये tabular format बहुत अच्छा इन्होंने introduce किया है and ये आपको काफी दिखेगा new law में. As laws evolve, adding or removing an exemption can be done by tweaking the schedule without messing the main section. So for us, it means faster reference during consultations or return prep. Imagine telling your client Schedule 4 देख लो, सारे non-resident क्या exemption listed है. Sounds professional and neat. To remember Schedule 2 to 6 carry exemptions, think 2 से 6 exemptions fix. So bottom line, Section 10 as we know is no longer the chunky test. It's distributed into structured schedule. एक bird's eye view के लिए you can quickly scan the schedules for any zero tax income. No more getting lost in sub-clause jingles. Business owners और CFOs के लिए this is a very welcome change. TDS provisions have been streamlined. Old sections, old act में थे TDS का alphabet soup 192, 194A, 194C, 194H, 194I, J up to 194Q, then separate 195 for non-resident, 206C for TCS with subsections keeping track felt like maintaining a telephone directory. अब क्या किया है? एक ही section 393 TDS, 394 TCS. Simple, clean, neat. इसका सबसे बड़ा benefit compliance, ease and error reduction. आप सिंपल बोलो गो टू सेक्शन 393 टेबल, यू विल हैव द फुल लिस्ट. टीडीएस बना यूजर फ्रेंडली. ऑफ कोर्स हमें थोड़ा टाइम लगेगा पुराने सेक्शन नंबर्स को याद करने में, भूलने में, अनलर्न करने में और नए लर्न करने में, बट वील अडैप्ट टू द न्यू रेफरेंसेस क्विकली. मतलब बेसिकली हम एक फीचर फोन से स्मार्टफोन की तरफ जा रहे हैं. 194Q जो है, एंड यस डोंट वरी, वो भी है, नथिंग्स लॉस्ट. बेसिकली जो इनको ब्रीफ था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो ये था कि इसको लैंग्वेज सिंपल करनी है, कुछ भी एक्ट को छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्लीन करना है, रिडंडेंट प्रोविजंस हटाने हैं, लैंग्वेज सिंप्लीफाई करनी है, कंसाइज करना है और टैबुलर फॉर्मेट में लाना है ताकि सब कुछ समझ आ सके. सो दैट वाज इट, दैट वाज द मेन इंटेंट. अब आते हैं सैलरी एंड डिडक्शंस पे. चैप्टर 6 है न्यू एक्ट में, इसमें काफी स्प्रिंग क्लीनिंग है. सैलरी अर्लियर सेक्शंस 15 से 17 का चैप्टर पहले थोड़ा इधर-उधर होता था. बेसिक सैलरी टैक्सेशन सेक्शन 15, डेफिनेशन इन 17, सर्टेन एक्सेम्पशंस एचआरए एलटीए एक्सेट्रा इन 10. इससे होता था कि सैलरी कंप्यूट करते टाइम आई हैड टू टॉगल बिटवीन चैप्टर्स. अब क्या किया, दे हैव कंसोलिडेटेड सैलरी प्रोविजन सो दैट मोस्ट थिंग्स आर इन वन प्लेस. फॉर इंस्टेंस एचआरए एक्सेम्पशंस पहले 10 13 ए में था, नाउ इट अपीयर्स इन शेड्यूल 2 एंड इज रेफरेंस डायरेक्टली इन द सैलरी सेक्शन. ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, कंप्यूटेड पेंशन, अर्लियर दीज आर exempt up to certain limits. High section 10 clauses 10 10 10A etc. The new act approach is include everything in gross salary and allow deduction within the salary section for the exempt portion. Effect वैसे ही है, but presentation changes. If someone let's say gets gratuity of 20 lakhs on retirement, the act will count 20 lakh in salary income, but then section 19 new salary deduction section will deduct 20 lakhs. Actually 20 lakh तक exempt है condition, which remains 20 lakh for government and 10 lakh for others. Those limits are unchanged. तो नेट इफेक्ट टैक्सेबल पार्ट पे 0 है, सेम एज बिफोर, नथिंग हैज चेंज्ड. चैप्टर 6 से डिडक्शंस पे आते हैं. बिलवेड एटीसी, एटीडी, एटीजी. अब ये सब अनलर्न करना पड़ेगा सर, क्योंकि अब इसकी जगह हो गया है सेक्शन 123. एटीडी बन गया है 124, एटीजी एटीजी समवेयर डाउन द लाइन, एटीयू ये सब बन गए हैं 154 के आसपास. द सीक्वेंशियल लिमिट्स आर द सेम. नंबरिंग चेंज हुई है. दे हैवंट टैम्पर्ड विद द अमाउंट्स बिकॉज़ दैट वाज नॉट द मैंडेट. इट वाज प्राइमरली अ रीऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज. सो जब तक ओल्ड रिजीम है, ऑल दोस डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं एज यूजुअल, बस नए सेक्शन रेफरेंस के साथ.
आजकल हर इंडिविजुअल टैक्स पेयर पूछता है, न्यू एक्ट में दोनों रेजिम्स का प्रोविजन प्रेजेंट है, दे डिड नॉट एलिमिनेट, दोनों है, अभी भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो बजट में देखेंगे क्या चेंज आता है। फॉर बिजनेस ओनर्स एंड सीएफओ सिमिलरली द न्यू एक्ट रिटेन्स एक्जिस्टिंग टैक्स रेट्स, ऑप्शंस, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स that were introduced a few years ago, 22% प्लस सरचार्ज 25.17%, 15 फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ कैरी फॉरवर्ड किया है। पार्टनरशिप फर्म का वही 30% है, तो कोई इमीडिएट चेंज नहीं है। ऑडिट के जो लवर्स हैं सेक्शन 44AB, अब वो भूल जाए 44AB, अब सेक्शन 63 इज द न्यू एक्ट एंड को इंसिडेंटली द ओल्ड एक्ट लास्टेड अबाउट 63 इयर्स। तो ऐसे याद रखो निमोनिक की तरह कि ऑडिट इज इक्वल टू 63 इयर्स ऑफ ओल्ड एक्ट लेगेसी, इजी याद रहेगा। लाइकवाइज मेंटेनिंग बुक्स 44AA, सेक्शन 62, presumptive taxation 44AD, ADA, AE have all been merged into 58 with different clauses. So section 58 is the new presumptive taxation headquarters. If someone says section 58 income, that means presumptive profits either for small business, small professionals or transport. Check the sub clause. खास बात, presumptive scheme की conditions largely same ही हैं, except एक नया twist, you cannot set off any other loss or claim chapter 6A deductions against presumptive income now, making it a truly no frills computation. This change is to encourage simplicity. Presumptive means presumptive, no further adjustment. डोंट वरी इफ यू डोंट मेमोराइज ऑल दीस न्यू नंबर्स। आईसीआई की पब्लिकेशन ने रेडी रेकनर प्रोवाइड किया है। कंपेयर करिए ओल्ड और न्यू, रोज देखिए उनको, रोज पढ़िए, अपने सामने रखिए जब भी फ्री होते हैं। ओल्ड एक्ट, न्यू एक्ट, एक दो लोगों को और हायर करिए, एक बिल्कुल नए नए सीए को, एक थोड़ा यंग सीए को जिसको दोनों एक्ट्स पढ़े हों, क्योंकि जो यंग होगा उसको बिल्कुल बस लर्न करना होगा, और जो थोड़ा सा यंग होगा वो कंपैरेटिव आपको बता सकता है, बट जो सीनियर सीएस है उनको पहले लर्न करना पड़ेगा, फिर कंप्लीटली अनलर्न करना पड़ेगा पुराना एक्ट, क्योंकि 148 बोल बोल के उनको याद हो गया था, अब 148 बन गया 280, तो इसलिए अब उनको अनलर्न करके न्यूली लर्न करना पड़ेगा। तो जो यंग सीएस है उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनको सिर्फ लर्न करना पड़ेगा। खैर, डिक्रिमिनलाइजेशन हुआ है कुछ माइनर ऑफेंसेस का, ये एक बहुत बड़ा चेयर है फॉर टैक्स पेयर्स। पहले लॉ में एक ड्रैकोनियन प्रोविजन था 276 सीसी दैट नॉट फाइलिंग एन आईटीआर आफ्टर सर्च ऑपरेशन कुड लीड टू प्रोसिक्यूशन। नए एक्ट में फर्स्ट टाइम फेलियर टू फाइल आफ्टर सर्च हैज बीन मेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी अरेस्ट नहीं होगा विदाउट अप्रूवल। पहले गलती माफ, वेल नॉट फुली माफ बट नो हार्श अरेस्ट, दो रिपीट करोगे तो कड़ी सजा है फिर। दिस ह्यूमनाइजेस द लॉ अ बिट, ट्रीटिंग एन इनिशियल लैप्स मोर लीनियंटली एज अ सीए। मुझे एक क्लाइंट को समझाना अच्छा लगेगा, पहली बार अगर आपसे फाइलिंग मिस हो गई पोस्ट सर्च तो तुरंत हथकड़ी का डर नहीं, लेकिन दोबारा मत करिएगा, फिर नहीं बचेंगे। इट्स अ गुड deterrent approach without being overly punitive initially. New Act moves with the times of high credit card spending and overseas trips. CBDT now empowered to ask for details like credit card expenditure, big ticket spending, business locations to cross-verify your income claims. Essentially jolted by Panama leaks or just routine data mining, मैं खुद व्हाइट कॉलर क्राइम्स बेनामी पीएमएलए में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, करता हूं, तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी बन रही है, स्पेशली जो आजकल नोटिस आ रहे हैं उसमें ईडी, ब्लैक मनी, पीएमएलए बेनामी के साथ इंटरलिंक हो रहा है आपका इनकम टैक्स। सो यप, दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। कमिंग टू सर्च एंड सीजर, गॉन आर द डेज जब आपके गोडाउन के फाइल्स तक सीमित थी सर्च, अब डिजिटल जमाना है। द एक्ट रिक्वायर्स यू टू हैंड ओवर एक्सेस कोड्स फॉर योर कंप्यूटर्स डिवाइसेस ड्यूरिंग अ सर्च। इफ यू डोंट, द डिपार्टमेंट इज empowered with new permission, इस पे बाद में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, टू ब्रेक encryption और bypass password, so no hiding behind forgot password excuse. It underscores better keep your books clean because your USB drives and cloud data are very much within reach. For CS, maybe a business idea to advise on data governance and ethical record keeping. So clients are prepared for such scenarios. When it comes to ITR mandatory filing criteria, you might recall a rule that even if your income is below taxable, you must file a return if you spend 2 lakh on foreign travel and 1 crore on electricity, etc. Seventh proviso था, I think 139 का। मैं सर एक स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ। If there is any mistake, please let me know. The new act doesn't list these in the law. Instead, it says CBDT will specify via notification which circumstances require compulsory return filing. This adds flexibility. Perhaps thresholds can be updated faster through rules. So watch out for new guidelines on this before tax year 2026 ends. देखते हैं बजट में क्या आता है। These changes show कि नया एक्ट सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं, कुछ सब्सटैंटिव इंप्रूवमेंट्स भी लाया गया है in tax payer friendliness and enforcement sharpness. As professionals हमें दोनों साइड्स देखने हैं, ईजिंग प्रोविजंस को वेलकम करें, स्ट्रिक्टर प्रोविजंस पे क्लाइंट्स को गाइड करें। ओवरऑल मोटो है सिंप्लीफाई फॉर द ऑनेस्ट, इंटेंसिफाई फॉर द डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए लॉ सिंपलर बनाया, जो इवेट करने का सोच रहे हैं उनके लिए टूल्स और तीखे कर दिए हैं। फेयर इनफ। वेल फ्रेंड्स, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, मैं यही बोलूंगा। इनकम टैक्स एक्ट जो है चेंज है, बेटर है, ठीक है, रीनंबरिंग है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट को एक वेलकम चेंज बोलूंगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की जगह। कुछ शशि थरूर वाली इंग्लिश को हटा के एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज करिए, ब्रिटिशर इंग्लिश को हटाया गया है, सबसेक्शंस रिमूव करे गए हैं, बेसिकली प्रोवाइजोस एक्सप्लेनेशन हटाए हैं, 536 800 प्लस मेनली सेक्शन सबसेक्शंस को रिड्यूस करके 536 किया है। बट अब देखना है कि बजट 2026 में क्या अमेंडमेंट्स आते हैं नए एक्ट में। तो आप लर्न करते रहिए, सीखते रहिए, एंड फाइनली जो मैं कहना चाहता हूँ, जो एक सीनियर एडवोकेट है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, व्हिच द कंट्री इज प्राउड टू हैव, अरविंद अतरजी, द मेन इशू स्टिल रिमेन्स इन इंडिया इज टैक्स, नॉट टैक्स लॉस, क्योंकि आप नंबरिंग इधर-उधर कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द मेन इश्यू इज़ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एंड आई जेनुइनली होप एंड बिलीव कि इस नए एक्ट के बाद टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव हो, क्योंकि हमारे को अब एफडीआई की सख्त ज़रूरत है, एंड जो भी ग्लोबल सीईओज़ हैं, वो यही बोलते हैं कि हमारी इंडिया में से 5% ग्लोबल रेवेन्यू है, बट 95% टैक्स लिटिगेशन है। वेल दैट्स अ वेक अप कॉल फॉर अस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड व्हाट्स इन स्टोर। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। It's been a pleasure sharing my views. If you have any detailed queries, well, please feel free to write to me. I'm just a student, but I'll get back to you after reading your queries. Thank you so much. Jai Hind and Happy New Year.